नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नज़र, जहां पर आज मंथली एक्सपायरी है और हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि जो निफ्टी की ओपनिंग है वो 24,000 से नीचे फिसलती हुई, वही बैंक निफ्टी भी फिसलता हुआ नजर आ रहा है। उस हिसाब से आज भारत और जर्मनी के बीच अहम बैठक होने वाली है। ओलाफ शोल्ज जो कि जर्मनी के चांसलर हैं, वो भारत दौरे पर आए हैं 3 दिवसीय। कैसे रहेंगे भारत और जर्मनी के रिश्ते, इस पर होगी चर्चा। कैबिनेट के अहम फैसले से स्पेस सेक्टर को कैसे मिलेगी गति, ये है आज का इन फोकस। लेकिन सबसे पहले डालते हैं निगाह इस वक्त की प्रमुख आर्थिक टॉप लाइंस पर। तो आइए देखते हैं कि प्रमुख आर्थिक टॉप लाइंस क्या है। तो बात करते हैं नई दिल्ली में 18वें एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन, प्रधानमंत्री को आज संबोधित करेंगे। भारत का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और 9वां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है जर्मनी। तो ये पहली आर्थिक सुर्खी है जिस पर रहेगी हमारी खास नजर। 18वें एशियाई प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन को संबोधित करेंगे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओलाफ शोल्ज यहां पर पहुंचे हुए हैं और कैसे दोनों रिश्तों में आएगी उष्णता। स्पेस सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप्स के लिए लिया गया कैबिनेट द्वारा अहम फैसला, बनाया जाएगा 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड। 40 से ज्यादा कंपनियों को होगा फायदा। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे रिलायंस और एनवीडिया। एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एक नवाचार केंद्र बनाने के लिए हुआ है अहम समझौता। और आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 68 अंक गिरकर करीब 80,000 और निफ्टी 24,380 के करीब कारोबार करता हुआ आ रहा है नजर। इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। इसमें भारत और जर्मनी के रिश्तों को लेकर एक नई गाथा लिखी जाएगी। अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास को गति मिलती हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद की बात करते हैं तो कैसे मिलेगी प्रगति। और आइए रुक करते हैं कि इस वक्त भारतीय शेयर बाजार किस तरह से कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि थोड़ी मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आ रही है। दिवाली से पहले का ये वीक है। गिफ्ट निफ्टी में आप देख सकते हैं सपाट कारोबार होता हुआ। जो शुरुआती इंडिकेटर्स थे वो यही इशारा कर रहे थे और अगले हफ्ते दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग भी रहेगी। रुक करते हैं कि सेंसेक्स इस वक्त किन स्तरों पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सेंसेक्स भी खास अगर देखा जाए तो सपाट यहाँ पर ट्रेड करता हुआ और सबसे अहम बात यह है कि मुनाफा वसूली यहाँ पर हावी होती हुई नजर आ रही है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि ट्रेंड से थोड़ा बाजार ऊपर आते हुए नजर आएंगे। 24,389 का लेवल निफ्टी का भी। उन स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जो मजबूती में के साथ इस वक्त भारतीय शेयर बाजार में बने हुए हैं। बैंकिंग स्टॉक्स लीड करते हुए एक्सिस बैंक, आईटीसी, सिप्ला, सन फार्मा, ब्रिटानिया, एफएमसीजी काउंटर। साथ ही साथ डिफेंसिव के तौर पर 2 दिग्गज ब्लू हेवी चिप, सिप्ला और सन फार्मा बाजार में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन लूजर्स पैक कहां पर आप बाय ऑन डिप का कॉल ले सकते हैं तो इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी, एमएनएम, हीरो मोटोकॉर्प, एलएनटी। हालांकि देखा जाए तो तमाम जो ऑटो सेक्टर्स हैं भारी डिस्काउंट के साथ, इसलिए ऑटो सेक्टर में इस बार बाय ऑन डिप के साथ मुनाफा वसूली हावी होती हुई आफ तौर पर नजर आएगी। तो इन तमाम अगर हम बात करें स्टॉक्स और सेक्टर्स पर रहेगी निवेशकों की नज़र। और आइए अब रुख करते हैं कि इंडिया और जर्मनी जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे, ये जो 18वां एशियाई प्रशांत सम्मेलन है व्यापार से जुड़ा हुआ, जो कि नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज भी शामिल होंगे। एशिया पैसिफिक कांग्रेस ऑन जर्मन बिजनेस एक 2 वार्षिक सम्मेलन है और 1986 में इसका आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य जर्मनी और एशिया प्रशांत क्षेत्र के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ है। जर्मनी 2023-24 में भी भारत का 12वां व्यापारिक साझेदार है और 9वां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक भी। तो जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आए हुए हैं। 1986 से ये 2 वार्षिक सम्मेलन लगातार हो रहा है और भारत और जर्मनी के रिश्तों को और एक अलग लेवल पर ले जाता हुआ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ये अहम मंच माना जाता है दोनों देशों के बीच में। और 2023-24 में अगर देखें तो व्यापारिक तौर पर 12वां सबसे बड़ा साझेदार भारत है। और जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं यानी कि एफडीआई, तो जर्मनी सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है भारत के लिए। तो एक विन विन सिचुएशन दोनों देशों के लिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तौर पर दोनों देश G4 के ढांचे के भीतर यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल
के विस्तार पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स की भारत यात्रा से पहले जर्मनी में कराए गए एक सर्वेक्षण के नतीजे क्या दिखाते हैं, आपसे साझा करते हैं। बताते हैं कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में जर्मनी से निवेश के लिए भारत को एक मजबूत विकास इंजन के रूप में देखा जा रहा है। जर्मन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अब्रॉड ने इसे साझा किया और AHK वर्ल्ड बिजनेस आउटलुक में एशिया प्रशांत क्षेत्र में लगभग 820 सदस्यों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वे से ये पता लगा कि 51% जो जर्मन कंपनियां हैं वो भारत में निवेश के लिए इच्छुक हैं। चीन में 28% जर्मन कंपनियों ने अपने निवेश के इरादे कम किए हैं। तो और ये जर्मन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अब्रॉड का सर्वे है। सर्वेक्षण से ये भी पता चला कि ग्रेटर जो चाइना है उसमें ताइवान, हांगकांग शामिल है। वहाँ पर जर्मनी की कंपनियों का जो नज़रिया है, हम कह सकते हैं कि इतना एक्साइटिंग या रोमांचक नहीं है। सर्वे में ये माना गया कि चीन में 28% कंपनियों ने आने वाले वर्षों में अपने निवेश के इरादे कम किए हैं। तो लब्बो-लुबाब यही है कि महत्वपूर्ण भागीदारों की जब हम बात करते हैं ट्रेड के लिहाज से, उसको अगर हम देखें तो भारत में जो जर्मन कंपनियां हैं वो लगातार अपने निवेश को बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन डीसी में वैश्विक अर्थव्यवस्था एक लंबा दृष्टिकोण G20 वित्त ट्रैक के 25 वर्ष और वैश्विक सहयोग की निरंतर अनिवार्यता विषय पर चर्चा में भाग लिया। वित्त मंत्री ने कहा कि G20 पिछले 25 वर्षों में विकसित हुआ और इस समूह की संयोजक शक्ति इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। वित्त मंत्री ने एजेंडा 2030 को पाने के लिए व्यापक सुधारों पर जोर देने के लिए #G20 को बहुत महत्वपूर्ण बताया। और वित्त मंत्री साहिबा ने वॉशिंगटन डीसी में वित्त, जलवायु और पर्यावरण और विदेश मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की G20 संयुक्त बैठक में वो शामिल हुई। महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई को पाने के साथ साथ जो तमाम सहयोग के प्रयास हैं उन्हें बढ़ाने पर ब्राजील को बधाई भी दी और कहा कि भारत उस टास्क फोर्स के काम का समर्थन करता है जिसने जलवायु कार्रवाई पर भारत की G20 प्रेसिडेंसी के काम को आगे बढ़ाया है और MDB को बेहतर, बड़ा और अधिक प्रभावी भी। वित्त मंत्री ने विकासशील देशों के लिए उचित लागत और वित्तीय संसाधनों और टेक्नोलॉजीज तक अधिक जो पहुंच है उसे प्रदान करने के लिए वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने के साथ साथ विकासात्मक प्राथमिकताओं और क्लाइमेट एक्शन के बीच संतुलन की मांग की है। वित्त मंत्री ने विकासशील देशों को ध्यान में रखते हुए नए कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल तैयार करने की जरूरत पर भी बल दिया। और वार्षिक बैठक से इतर वित्त मंत्री ने ब्रिटेन के वित्त विभाग की चांसलर रशेल रीव्स के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात की। ITU WTSA 2024 का 8वां संस्करण नई दिल्ली में भारत मंडपम में गुरुवार को संपन्न हुआ। ये पहली बार है जब भारत ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में ITU WTSA की मेजबानी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने 6G, AI और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती हुई तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसे लेकर चर्चा की, जिसमें इस कार्यक्रम में 160 से ज़्यादा जो देश हैं और 3700 से ज़्यादा जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भाग लिया है। This momentous gathering has united over 3,700 delegates from over 160 countries, marking a historic milestone in the annals of the WTSA. Such a resplendent assembly illuminates the indomitable spirit of global cooperation and the collective dream we all nurture of a more connected, a more inclusive digital tapestry. तो आइए आज हम बात करने वाले हैं आज के फोकस की, जहां बात होगी स्पेस सेक्टर से जुड़ी हुई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास को गति देने वाला एक फैसला कैबिनेट द्वारा कर लिया गया। कुछ पॉइंटर्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे उस फैसले से गति मिलेगी। आप देख सकते हैं कि कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र को दिया है 1000
करोड़ रुपए का वेंचर फंड, जिससे ये उम्मीद की जा रही है आने वाले भविष्य में कि करीब 40 कंपनियों को लाभ मिलेगा। वो 40 कंपनियां जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत इस सेक्टर में निवेश करने की तैयारी कर रही हैं। अब आप देखिए कि अंतरिक्ष की अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो 8.4 अरब डॉलर का है और बजट भाषण में वित्तीय मंत्री साहिबा ने साफ तौर पर कहा था कि इसे और बढ़ाना है, और यानी कि 2033 तक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर 44 अरब डॉलर करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। और इसलिए ये जो कैबिनेट का फैसला है ये बेहद अहम माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? ट्रिपल पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से आप देख सकते हैं कि आगे आने वाले जो 10 वर्ष हैं उसमें इस लक्ष्य को 5 गुना बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि इसमें जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, उद्यमशीलता की बात करते हैं, नवाचार की बात करते हैं, तो कैसे ये सेक्टर गेम चेंजर साबित हो सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, आप समझिए। और इस फैसले से अंतरिक्ष का जो पूरा परिवेश है उसको मजबूती मिलती हुई नजर आएगी, और ये परिवेश कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है देश की आर्थिक प्रगति के लिए। स्काई रूट इंडियन कंपनी है जो सबसे ज्यादा रकम जुटाने वाली कंपनियों में से पहले ही एक बन गई, यानी कि उसका खिताब हासिल कर चुकी है। स्काई रूट और इन स्पेस ये तमाम कंपनियां हैं जो अपनी डिजाइनिंग इनोवेशन से और खास तौर पे जो ये फंड बनाया गया है कैसे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बनेंगी भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर मल्टीलैटरल फोरम्स में स्थापित करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फैसला है ये कैसे आर्थिक प्रगति को तो बल देगा ही, साथ ही साथ जो तमाम उद्यमी हैं और नवोन्मेष के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर और सिंगल विंडो क्लियरेंसेस के हिसाब से ये जो फैसला है ये आर्थिक प्रगति को बल देता हुआ। और इसी पर आज का हमारा फोकस जुड़ा है। जब ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो हम अपने विशेष मेहमान से इस पर करेंगे चर्चा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। दादू आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और आइए अब स्पेस सेक्टर पर ही चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान से आपका तारुफ कराएं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट, सेवानिवृत्त महानिदेशक भारतीय अंतरिक्ष संघ। भट्ट साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार कई बार आपसे अंतरिक्ष पर चर्चा हुई है। पहला सवाल यही है कि जो ये वेंचर फंड जिसके लिए इतनी बड़ी राशि कैबिनेट ने कल इसको मंजूरी दी है, कितना बड़ा बूस्टर डोज इसे आप मानते हैं स्पेस सेक्टर के लिए? देखिए, स्पेस सेक्टर जिसको हमारी सरकार ने एक फोकस पॉइंट बनाया जब 2020 में उन्होंने नई पॉलिसी निकाली कि प्राइवेट कंपनीज को, जिनको नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज बोलते हैं, वो स्पेस सेक्टर में आ सकते हैं। तो इसमें जो उनके प्राइवेट एंटिटीज को स्पेस सेक्टर में आने के लिए एक अहम चैलेंज था और वो था फाइनेंसेस का, क्योंकि स्पेस सेक्टर में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में बहुत समय लगता है और रिस्क भी होता है। तो ये जो सपोर्ट 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल का मिलने वाला है, उससे जो नई कंपनियां, नए स्टार्टअप्स भारत में स्पेस में काम कर रही हैं, उनको इनिशियल सीड फंड या इनिशियल पैसे अपनी टेक्निक को, अपनी जो भी टेक्नोलॉजी है उसको आगे डेवलप करने के लिए मदद मिलेगी। अंदाजा लगाया जाता है, इसको डिवाइड किया है 2 हिस्सों में। 10 से 30 करोड़ जो नई स्टार्टअप्स हैं और थोड़ा सा डेवलप्ड स्टार्टअप्स हैं, उनको 30 से 60 करोड़ तक की पूंजी मिलेगी इसमें, जो कि इसके लिए कोशिश करेंगे। तकरीबन 40 स्टार्टअप इससे मदद की जा सकती हैं। ये पैसा तो और ज़्यादा भी जरूरत होगी बाद में, पर वो मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार गवर्नमेंट ने एक डिसीजन ले लिया है, ये इम्पीटस दे दिया है, तो
तो और वेंचर कैपिटलिस्ट से भी पैसा आएगा। बट साहब, ये जो फंड है ये एक प्रमोटर के तौर पर काम करेगा, लेकिन सबसे बड़ा अगर मैं एक ग्रोथ का कारक मानूं वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी है जिसके दम पर हम स्पेस सेक्टर को नई ऊंचाइयां छुआने की बात करते हैं, उसको हम कह सकते हैं एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की पूरी कोशिश है इस फैसले से। जी हाँ, निश्चय ही। आपको देखिए, जो भी स्टार्टअप्स हैं हमारे यहाँ, वो एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया तरीका स्पेस में काम करने का ला रहे हैं। जैसे कि हमारी 2 स्टार्टअप्स हैं, अग्निकूल और स्काई रूट, और जो रॉकेट्स प्राइवेट सेक्टर में बना रही हैं, वो नई टेक्नोलॉजी ला रही हैं 3D प्रिंटिंग की। उनके रॉकेट की जो बॉडी है वो नए मेटल्स, जो नई चीज़ों से बनी गई है, वो पुराने वाली बॉडी नहीं है। साथ ही उनके इंजन 3D प्रिंटेड हैं, वो सेमी क्रायोजेनिक इंजन यूज कर रहे हैं। और इन सब नई टेक्नोलॉजीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि बैंक से पैसा लेना बड़ा मुश्किल होता है। अगर वेंचर कैपिटलिस्ट के द्वारा मिले तो ये पैसा मिलना ज्यादा आसान है, और इन कंपनियों को आगे काम करने के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए सपोर्ट मिलता है। बट साहब, साथ ही जलवायु निगरानी से लेकर अगर हम उपग्रह के निरीक्षण संरक्षण की बात करते हैं, ये तमाम बातें तो हैं ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करने में इस तरह के जो फंड हैं वो कितने मददगार साबित होते हैं? क्योंकि ये जो पूरा सेक्टर है अपने आप में हम इसको एग्जेम्पलरी मान रहे हैं, और साथ ही साथ हम ये भी मान रहे हैं कि ये बहुत अभी अनइवॉल्व्ड सेक्टर है, अभी बहुत सा एवोल्यूशन और इवॉल्वमेंट इसमें आनी बाकी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ 3-4 साल ही हुए हैं कि गवर्नमेंट ने अब इस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला है। जी। तो सबसे अहम तो है टेक्नोलॉजी, वो डेवलप हो रही है। जैसे मैंने कहा, 2 कंपनियां रॉकेट लॉन्चेज में और 4 से 5 स्टार्टअप्स ने अपनी सैटेलाइट भी बना ली है। और दूसरी चीज उनको क्या चाहिए? पैसा कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए और अपने प्रोडक्ट को फाइनली बना पाए। और तीसरा और बहुत इससे आगे अहम जरूरी होगा कि उनको गवर्नमेंट एक एंकर कस्टमर के तौर पर एश्योर्ड डिमांड दे। तीनों के लिए गवर्नमेंट ने अपना इंटेंशन पीएमओ से लेकर पूरे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने ये इंडिकेट किया है, और हम ये 1000 करोड़ का जो फंड स्टार्टअप्स के लिए आया है, इसको स्पेस सेक्टर पूरी बखूबी से वेलकम करता है। और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां कुछ कम नहीं है, लगातार भारत नए उपलब्धियों के कीर्तिमान यहाँ गढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि वेंचर फंड जो सरकार का ये अहम फैसला है, उससे कहीं ना कहीं जो निवेश में तो बढ़ोतरी आएगी, लेकिन सिंगल विंडो क्लियरेंसेस से भी निवेश में बढ़ोतरी दर्ज होने की उम्मीद है? देखिए, जब स्पेस पॉलिसी बनाई गई, जिसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इन स्पेस ने काम किया, उन्होंने पूरी इंडस्ट्री की चैलेंजेस और इंडस्ट्री के विचार भी लिए। और उस समय हमारी एक जो गवर्नमेंट से एक डिमांड थी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए, और वो आज के दिन में पॉलिसी के हिसाब से इन स्पेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है प्रमोशन ऑथराइजेशन स्पेस। क्योंकि स्पेस में काम करने के लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ में कांटेक्ट करना पड़ता है, पर आपका एंकर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है। और गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में अब ये कर दिया है कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस इन स्पेस द्वारा होगी, और इससे इंडस्ट्री को और खासकर स्टार्टअप्स को बहुत अहम सपोर्ट मिलता है। और जिस वैश्विक प्रतिस्पर्धा की हम बात करते हैं, क्योंकि किसी देश की आर्थिक महाशक्ति को अगर हमें आंकना है तो अंतरिक्ष को हम नहीं भूल सकते, तो इस लेवल पर भी आप कैसे देखते हैं कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ में जैसे भारत अग्रणी भूमिका निभाता है, भारत को एक उसका कद अलग अलग जो मल्टीलैटरल फोरम्स है उस पर बढ़ता हुआ? देखिए, हमारे को एक बहुत बड़ा फायदा है कि इसरो ने जो बहुत बढ़िया काम पिछले 60 साल से किया है, हम स्पेस की टेक्नोलॉजी पर और स्पेस में दुनिया के 4-5 देशों में से एक हैं। बल्कि चंद्रयान के साउथ पोल में जाने वाले तो हम पहले देश हैं जिसने वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो ऐसी क्षमता होने के कारण हमारे अंदर काबिलियत है कि हम
स्पेस टेक्नोलॉजी का जो इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल, जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन से हो, जो कि नेविगेशन से हो, जो कि रिमोट सेंसिंग से हो, इस सब में हम अपने देश में कॉमन मैन को और बेहतर, उसकी लाइफ को और बेहतर बनाने के अलावा इस टेक्नोलॉजी को ग्लोबल साउथ में भी बढ़ोतरी दे सकते हैं। हम इसमें एक लीड नेशन है और हम डेफिनेटली अपने साथ और साथी देशों को भी इसमें मदद दे सकते हैं। और एक कुशल श्रम शक्ति के विकास की जब हम बात करते हैं, और सबसे अहम अगर हम रिसर्च और डेवलपमेंट को देखें, यानी R&D में बहुत वक्त लगता था, कहीं ना कहीं इस तरह के वेंचर कैपिटल से और स्पेस पॉलिसी की वजह से आपको लगता है कि वो जो वक्त की लागत है वो कम होती है, और उससे जिस न्यू डिज़ाइन पॉलिसी पे हम बात करते हैं, न्यू डिज़ाइनिंग को लेकर हम चर्चा करते हैं, उसमें भी मदद मिलती हुई? देखिए, स्पेस पॉलिसी ने एक बहुत अच्छा वो क्लियर किया है। एक तो उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को स्पेस में सारी एक्टिविटीज करने के लिए परमिशन दी। कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग, ये तक बोला है कि अगर एस्टेरॉयड माइनिंग करने की जरूरत है या मून या मार्स या किसी भी प्लैनेट में कल उसको उसमें ऑक्यूपाई भी करना है, तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को परमिशन। एक ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है कि गवर्नमेंट ने पूरे रास्ते खोल दिए। दूसरा, इसरो जो कि पहले सारी एक्टिविटीज कर रहा था, उनको गवर्नमेंट ने एक फोकस एरिया दिया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसरो की रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने आज तक भारत को स्पेस में एक अहम पोजीशन दुनिया में दिलाई है, और वो ही कंटिन्यू करने के लिए सरकार ने इस पॉलिसी में उनको डायरेक्शन दी। और निश्चय ही हम ने अपने मिशन चंद्रयान जो है 2040 तक प्लान के हिसाब से पहला हिंदुस्तानी चांद पर होगा। उससे पहले 2028 से लेकर 2035 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्पेस में बन जाएगा, और अगले साल गगनयान मिशन जाने वाला है, और पहले उसमें एक रोबो जाएगा और उसके बाद में 2 से 3 हिंदुस्तानी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे। तो ये जो सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जो कार्रवाई है, इसमें अहम और ज्यादा काम इसरो के अंदर होगा, पर प्राइवेट सेक्टर्स को भी अगर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है तो उनको भी R&D करनी पड़ेगी। भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस शो पर आए और स्पेस सेक्टर से जो जुड़ा हुआ कैबिनेट का ये अहम फैसला था उस पर पूर्णतः हमको जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने विचार इस मन से साझा करने के लिए। तो स्पेस सेक्टर जिस तरह से हम देखते हैं कि कई ऐसे मिशन चल रहे हैं, हम चंद्रयान की बात कर रहे हैं जो अलग लेवल पर भारत को लेकर जा रहा है, और अब जब इस वेंचर फंड से इस पूरे सेक्टर को बूस्टर डोज के साथ साथ हम मान सकते हैं एक नई गति मिलती हुई नजर आएगी। तो जाने से पहले आइए आपको दिखाते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और सिक्किम सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत अब सिक्किम सरकार सार्वजनिक खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस अपनाएगी। इस MOU पर हस्ताक्षर करने के साथ ही GEM की पहुंच अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो गई है। विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में एयरबस के मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। एयरबस के इस प्रशिक्षण केंद्र में हर साल 800 पायलटों और 200 तकनीशियनों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल के प्रतिभागियों को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री जयंत चौधरी ने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। फ्रांस के लियोन में आयोजित हुई प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 4 कांस्य पदक अपने नाम किए थे। अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया ने हिंदी AI मॉडल लॉन्च किया है। साथ ही कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए पार्टनरशिप कर रही है। जोमेटो की क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट ने अपने कस्टमर्स के लिए EMI पेमेंट फैसिलिटी शुरू कर दी है। EMI फैसिलिटी को 2999 से ज्यादा के ऑर्डर पर उपलब्ध कराया गया है। ब्लिंकिट के CEO अलबिंदर ढींढसा ने कहा, ब्लिंकिट के मुताबिक इससे अफोर्डेबिलिटी में सुधार होगा और कस्टमर्स के लिए बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करना संभव होगा। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो और स्विगी ने प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी की है। कंपनियां अब ग्राहकों से 10 रुपए प्लेटफॉर्म फीस वसूलेंगी। दिल्ली समेत कुछ बड़े शहरों में ये फीस ली जाएगी।
डिजिटल इंडिया फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की बढ़ रही डिजिटल अर्थव्यवस्था और ऑनलाइन गेमिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक बड़ा खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन क्षेत्रों की निरंतर सफलता सुनिश्चित करने और देश की मजबूत डिजिटल अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है।